वेलकम टू एग्जामिनेशन कैटलिस्ट। आई होप आपने पहला वाला वीडियो एंजॉय किया होगा और आपको वो सारे क्वेश्चंस एंड पॉइंट्स याद होंगे। इसी से अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एन एफिशिएंट इम्यून रिस्पॉन्स। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी जिंक, सी कैल्शियम, डी प्रोटीन, ई थायमिन। अब इनके डिफरेंट कोड्स हैं जो कि करेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट ए बी ई एंड ई, बी बी सी एंड डी, सी ए बी एंड डी, फोर्थ बी सी एंड ई। अब इससे पहले हम ये सारे कॉम्बिनेशंस देखें, फर्स्ट वी हैव टू एलिमिनेट आउट ऑप्शंस। तो एफिशिएंट इम्यून रिस्पॉन्स के लिए आप सबसे पहले समझिए कि कौन कौन से वाइटामिन्स एंड मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो विटामिन ए, B6, B12, C, D, E. Then in minerals copper, folate which is also known as folic acid, iron, selenium और zinc। ये सारे चीज़ें important होती हैं, total 11 which are very important in vitamin and mineral for maintaining acute this immune system। तो इसमें आपको कैसे लर्न कर सकते हैं कि जैसे विटामिन में तो सिंपल होते हैं आपके A, B, C, D, E एंड K। तो इसमें K को छोड़ के बाकी सारे, बट इन विटामिन बी देयर आर लॉट ऑफ सब विटामिन, जैसे विटामिन B1 जिसको हम थायमिन भी बोलते हैं। पर इधर हमें B6 और B12 की ज़रूरत होता है। तो हम बाकी विटामिन्स को बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यू जस्ट नीड टू लर्न द विटामिन B6 दैट इज पायरिडॉक्सिन एंड B12 कोबालामिन। विटामिन B12 बहुत इम्पॉर्टेंट होता है नॉन वेजिटेरियंस में, तो ठीक है, बट वेजिटेरियन डाइट में ये बहुत कम पाया जाता है एंड यूजुअली इन एवरी वेजिटेरियन डाइट ये लैक करता है। तो इसलिए बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते भी हैं कि आप B12 के सप्लीमेंट्स लीजिए या फिर नॉन वेज का थोड़ा सा, नहीं तो एग का इनटेक स्टार्ट करिए। तो फॉर दैट तो फिर विटामिन ए, B6, B12, C, D, E। अब मिनरल्स में कॉपर, फोलेट और फोलिक एसिड, आयरन, सेलेनियम, जिंक। तो अब इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से ऑप्शंस नहीं हैं। तो विटामिन ए था हमारा जिंक, कैल्शियम, प्रोटीन, थायमिन। तो ओनली थायमिन एंड कैल्शियम वाज नॉट देयर। सो हमारे ऑप्शंस होंगे ए, बी एंड डी, which is option 3. Correct answer would be option A, B and D. Vitamin A, zinc and protein are the following nutrients which are required for an efficient immune response. प्रोटीन जो होता है, आप अगर इसको कंसिडर कर रहे हैं तो वो मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। सो इन माइक्रो न्यूट्रिएंट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड। बट अगर आपके पास ऐसे ऑप्शन आता है जहाँ पे मेंशन नहीं है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं, सिर्फ न्यूट्रिएंट जैसे इस क्वेश्चन में है, तो आप इसमें प्रोटीन भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि प्रोटीन जो होता है आपकी सेल्स रिपेयर करने में काम आता है, विच इज़ ऑल्सो वाई इट इज़ कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग ऑल्सो न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर द एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड्स फॉर असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। ए हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, बी MUAC, सी वेस्ट हिप रेशो, D urinary iodine measurement, E body mass index। For that codes are option A, B and E, option B, B, C and D, option C, A, D and E and option D, B, C and E। तो अब इससे पहले सबसे पहले समझिए व्हाट आर एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड्स। एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड्स जो होते हैं वो यूजुअली आपके सारे फिजिकल फीचर्स को काउंट करता है, कि मतलब सारे फिजिकल मेजरमेंट्स को कंसिडर करते हुए कि आप अंडरवेट जा रहे हैं, मैलनरिश्ड हैं या फिर ओवरवेट हैं, ये सब कंसिडर करते हैं। तो उन सब का गाइडलाइंस ऑलरेडी WHO पास करके रखता है। तो अगर फिजिकल की बात है तो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप इसमें ब्लड टेस्ट लेते हैं तभी होता है, हीमोग्लोबिन मेजर होता है। MUAC इज मिडल अपर आर्म सर्कमफ्रेंस विच इज़ ऑल्सो लाइक दिस। इसमें हम क्या करते हैं, हम बच्चे का हाथ या फिर किसी भी अडल्ट या का जिसका हमें चेक करना है उसके हम हाथ पे इस थ्रू दिस मेजरमेंट हम मेजर करते हैं। तो अगर वो रेड लाइन में आता है तो वो मैलनरिश्ड है, येलो में है तो ही इज़ कमिंग एट अ रिस्क ऑफ अक्यूट मैल न्यूट्रिशन। बट अगर वो ग्रीन रेंज में आता है तो ही इज़ परफेक्टली वेल
हेल्दी। तो व्हाट इज़ इसमें आप एक और चीज़ याद कर लीजिए कि जो येलो कलर का जो रेंज होता है वो 12.5 से 13.5 सेंटीमीटर होता है। तो अगर आपका 13.5 सेंटीमीटर से ऊपर है तो आपका ग्रीन कलर है, और अगर आपका 12.5 सेंटीमीटर से कम है तो रेड है। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन हमारा नहीं हो सकता है एंथ्रोपोमेट्रिक में, क्योंकि वही ब्लड का चेक होता है। MUAC हम सिंपल मेजरमेंट टेप से कर सकते हैं। वेस्ट हिप रेशो भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं मेजरमेंट से। यूरिनरी आयोडीन मेजरमेंट के लिए भी आपको यूरिन सैंपल देना होगा तो जाके चेक होगा। बॉडी मास इंडेक्स जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारा वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, तो इसके लिए भी आपको कोई ब्लड सैंपल या यूरिन सैंपल देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा B, C and E। तो दैट वुड बी ऑप्शन 4, C। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड डेफिशिएंसी। एस्कॉर्बिक एसिड को हम विटामिन सी भी बोल देते हैं। तो अगर आपको एस्कॉर्बिक एसिड की जगह विटामिन सी आए तो इसमें इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। एंड ऑल्सो विटामिन सी डेफिशिएंसी से अदर स्कर्वी इज़ यूजुअली कम्स, की मतलब जैसे हमारा विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन ई से सारे आई रिलेटेड होते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस ऐसे करके, एंड सिमिलरली ऐसे। तो अब इसके हम सिम्टम्स देख लेते हैं। A जिंजिवाइटिस, B डिलेड वुंड हीलिंग, C एंगुलर स्टोमेटाइटिस, D पेटिकल हेमरेज, E टेकाइडिया। तो इसके कोड्स हैं ऑप्शन A B and C, B BD and E, C CD and E, फोर्थ AB and D। तो उससे पहले आप समझें कि इन सिम्टम्स का मतलब क्या है। तो जिंजिवाइटिस जो होता है ये बहुत कॉमन होता है, मतलब कि गम ब्लीडिंग जो हो, जैसे जब हम सुबह ब्रश करते हैं तो आपने कभी कभी देखा होगा या आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड ने कि उसकी गम्स में से थोड़ा थोड़ा ब्लड निकलता है, तो दैट इज़ जिंजिवाइटिस। वो हमारा एस्कॉर्बिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट इज़ डिलेड वुंड हीलिंग, ये दोनों एस्कॉर्बिक एसिड प्लस विटामिन के की डेफिशिएंसी से होता है। थर्ड इज़ एंगुलर स्टोमेटाइटिस। एंगुलर स्टोमेटाइटिस क्या होता है कि जब आपका माउथ में जैसे आप तो साइड में थोड़ा थोड़ा सलाइवा डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है आपको कैसे लाइक फुंसी या फिर कुछ ऐसे आपको डिपॉजिशंस दिखने शुरू हो जाते हैं, तो दैट इज़ एंगुलर स्टोमेटाइटिस। तो वो हमारा आयरन B1, B2, B6, B12 की कमी से होता है। देन इज़ पेटिकल हेमरेज। पेटिकल हेमरेज क्या होता है कि जब हमने ये बहुत कॉमन है एक्चुअली, कि जब स्किन के अंदर आपका स्किन पे आपको ब्राउन पर्पल स्पॉट दिखने लग जाते हैं, कि मतलब छोटे छोटे कि मतलब अंदर ब्लीडिंग हो रही है बट वो अंदर स्किन होती है, तो उसकी वजह से नील जो पड़ जाता है, ब्राउन पर्पल स्पॉट्स होते हैं। तो नील तो बहुत बड़ा चीज़ हो गया, पर नील जैसे ही छोटे छोटे आपको स्किन पे ब्लीडिंग होते हुए दाने ऐसे दिखेंगे, तो दैट इज़ पेटिकल हेमरेज। ई टेकाइडिया। टेकाइडिया क्या होता है कि आपका बहुत जल्दी हार्ट रेट होता है, कि मतलब एकदम से हार्ट रेट आपको बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दैट इज़ ड्यू टू एक्सरसाइज हो गया, या फिर हमें कभी किसी चीज़ से डर लगता है, हम कभी हॉरर फिल्म देख लेते हैं तो हमारा हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, कभी टेंशन की वजह से हो जाता है, स्ट्रेस, एंगर, तो ये आपके टेकाइडिया होता है, और ये यूजुअली हाइपरटेंशन की वजह से होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड डेफिशिएंसी रिलेटेड होते हैं हमारे जिंजिवाइटिस, डिलेड वुंड हीलिंग एंड पेटिकल हेमरेज, जो यूजुअली स्किन पे हो या फिर ब्लड ऐसे। मतलब कभी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से आपको ये एंगुलर स्टोमेटाइटिस और टेकाइडिया नहीं होगा, आपकी कभी हार्ट बीट फास्ट नहीं होगी और कभी आपको डिपॉजिशंस नहीं दिखेंगे आपकी स्किन पे। तो करेक्ट आंसर वुड बी gingivitis, पेटिकल हेमरेज एंड टेकाइडिया, A, D and E. That is option 4. Sorry, A, B and D. Next is question number 9. Egg is used in cookery as sequestrant, stabilizer, emulsifier, clarifier, tenderizer, and the codes will be A, B and C, C, D and E,
B, C and D and last is A, B and E। तो एग के बारे में आप पहले समझ लीजिए। एग जो होता है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर होता है इन बेकरी मेनली। तो उसके टोटल 7 फंक्शंस होते हैं: कोटिंग, इमल्सिफायर, बाइंडर, लीवनिंग और रिंसिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट और क्लैरिफायर। तो सबसे पहले कोटिंग एजेंट को समझते हैं। कोटिंग में क्या होता है कि आप जैसे कि हमको ब्रेड, सपोज कर लीजिए कि आपने चिकन लिया, उसको आपने एग में डिप किया, फिर उसके बाद आपका उस जैसे ही आप उसको करेंगे और उस पर फिर आटा या मैदा कुछ छिड़केंगे तो तुरंत चिपक जाएगा, तो वो एज अ कोटर फॉर्म करता है। ऐसे जैसे कुछ स्नैक्स होते हैं, आपको कभी किसी चीज़ की कोटिंग करने का मन है, मैदे की कोटिंग करनी है या किसी चीज़ की कोटिंग करनी है, वो नहीं हो रहा है, तो आप सिंपल एग में उसको डिप कर देंगे और उसके ऊपर कोट कर देंगे। नेक्स्ट इज इमल्सिफायर। इमल्सिफायर जो होता है कि मतलब सपोज जैसे वाटर एंड ऑयल है तो वो कभी मिक्स नहीं होते हैं। आप हमेशा, जब आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं, आप एक ग्लास लीजिए, उसमें ट्रांसपेरेंट ग्लास लीजिए, उसमें वाटर डालिए और थोड़ा सा ऑयल डालिए, तो आप देखेंगे कि ऑयल ऊपर अलग से लेयर फॉर्म करके रखा है और वो मिक्स नहीं हुआ है वाटर से। तो टू मेंटेन सच सोल्यूशन, टू मिक्स दैट सच सोल्यूशन वी नीड इमल्सिफायर। तो एग हमारा इमल्सिफायर की तरह काम करता है, जो कि एक स्मॉल ग्लोब्यूल्स को ऐसे लिंक करके डिस्पर्स कर देता है। जैसे कि आपके मेयोनीज होते हैं, उसमें आपका एग जो है वो इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है बिटवीन ऑयल एंड विनेगर। एंड ऑल्सो इट कैन बी यूज इन केक्स, क्योंकि केक्स में भी हमारा ऑयल भी यूज़ होता है। नेक्स्ट एज बाइंडर। बाइंडर में सेम काइंड ऑफ कोटिंग में तो आपने सिंपल कोट कर दिया। बाइंडर में क्या होता है कि आपके डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आपको उनको बाइंड करना है, तो देन इट वुड वी कैन यूज़ एज एग। सपोज वही है कि आपने एक पैन में, फिर से चिकन का एग्जांपल ले लेते हैं, चिकन ले लिया, फ्लावर ले लिया और आपको कोट नहीं करना है, आपको सिंपल मिक्स करना है, आपको एक कॉम्पोजिट बनाना है, तो फिर आप ये एग डाल के उसको बाइंड कर सकते हैं। देन इज लीवनिंग और रेजिंग एजेंट। लीवनिंग और रेजिंग एजेंट आपका बहुत कॉमनली एग यूज़ होता है एज लीवनिंग और रेजिंग एजेंट। इसमें क्या होता है कि जैसे आपका केक है, उसमें आपको एक हल्का सा पफी टेक्सचर चाहिए होता है, आपको चाहिए कि आपका केक राइस करे या फिर मफिन्स है वो राइस करे, तो उसके लिए हम एग्स को बीट करके उसमें डाल देते हैं। जब हम बीट करते हैं तो उसमें क्या होता है, एयर ट्रैप हो जाती है, तो जो एयर ट्रैप हो जाती है वही आपका पफिंग में काम आता है। तो नेक्स्ट इज थिकनिंग एजेंट। थिकनिंग एजेंट क्या होता है हमारे पहले आप समझे क्यों होता है, क्योंकि एग में जो होता है, एग इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन और इट इज़ ऑफन नोन एज कंप्लीट फूड। तो जो प्रोटीन होता है जब आप उसको हीट करते हैं तो वो और फर्म हो जाता है, थिक हो जाता है, तो दैट वुड बी थिकनिंग एजेंट। अगर हम एग को कभी ओवर हीट कर देंगे या बहुत ज़्यादा टाइम तक कुक करेंगे तो वो बहुत एक रबड़ी टेक्सचर देता है और टफ देता है। जैसे आप एग को फुल बॉईल कर देते हैं तो वो आपको एक बहुत जो वाइट लेयर है ऊपर का, वो बहुत रबर टाइप सा हो जाता है और टफ हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन कस्टर्ड्स एंड सॉसेस, कि जब हमें कस्टर्ड का जो कंसिस्टेंसी है हमको थोड़ा थिकन अच्छा लगता है, ये नहीं कि वो एकदम लाइक वाटर हो, एकदम फ्लोई हो, तो हमको उसको हल्का सा थिकन करने के लिए या सॉसेस को हल्का सा टेक्सचर देने के लिए हम लोग एग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ क्लैरिफायर। क्लैरिफायर ये आप देख सकते हैं किसी भी ब्रॉथ में, जब भी आपको कोई चीज़ क्लियर करनी होती है, कोई भी ब्रॉथ है, सोल्यूशन है, तो उसमें आप एग डाल सकते हैं। तो जैसे ही हम एग डालते हैं तो जितने भी अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं वो एग से स्टिक हो जाते हैं और वो कोएगुलेट हो जाते हैं। फिर हम उसके बाद जो कुक्ड एग है उसको हम सेपरेट कर देते हैं और बाकी जो बचा होता है वो क्लैरिफाई हो जाता है, यानी कि एकदम क्लियर हो जाता है सोल्यूशन। आई होप आपको ये एग के 7 फंक्शन याद रहेंगे। आप इसको बहुत ही डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। कोट करना हो तो आप स्टिकी सब्सटेंस दैट इज़ एग वो यूज़ कर सकते हैं। इमल्सिफायर आपने उसका इमल्शन की तरह यूज़ होता है। बाइंडर
आपने वही कोटिंग का अनदर थिंग इज़ बाइंडर, लीवनिंग एंड ड्रेजिंग एजेंट जो आपके केक्स में यूज़ होते हैं. जब फॉर वेजिटेरियंस वी यूज़ ऑफन बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा फॉर सिमिलर पर्पस. फॉर एज अ थिकनिंग एजेंट जो आपके कस्टर्ड्स और ये सब बिकॉज ऑफ प्रोटीन यूज़ होता है सॉसेस में. और क्लैरिफायर इन ब्रॉथ. तो एग इज़ यूज इन कुकरी एज. अब व्हाट इज़ सीक्वेस्ट्रेंट? सीक्वेस्ट्रेंट क्या होता है कि वो यूजुअली हम वाटर की हार्डनेस रिमूव करने में काम आता है. सीक्वेस्ट्रिंग एजेंट मतलब कि वो आयंस को बाइंड कर देता है एंड विच रिमूव्स द हार्डनेस ऑफ वाटर. नेक्स्ट इज स्टेबलाइजर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इमल्सिफायर, क्लैरिफायर एंड लास्ट इज टेंडराइजर. टेंडराइजर जैसे टेंडराइज़र में मेनली आपकी एंजाइम्स यूज़ होती हैं जो कि आपका ये भी अगेन मोस्ट कॉमनली यूज इन मीट. उसमें क्या होता है, आपको कुछ भी मीट के जो मसल्स हैं उनको टेंडराइज करना होता है क्योंकि वो बहुत हार्ड और स्टिफ हो जाते हैं. तो उसके लिए हम डिफरेंट एंजाइम्स का यूज़ करते हैं. ब्रोमेलिन हो गया, पपेन हो गया. तो दैट इज़ अंडर टेंडराइज़र. तो एग तो हमारा ये सब काम करता नहीं है. सो our options would be B, C and D. That is third one. Now last question of today's video. Fermentation is used in the production of A. ketchup, B. wine, C. cocoa powder, D. marmalade, E. cheese. So codes are B, C, D. Option 2 B, C, E. Option 3 A, B, C. एंड लास्ट ऑप्शन है CDE. तो आप सबसे पहले समझे फर्मेंटेशन है क्या. फर्मेंटेशन को हम अगर बहुत ही एकदम कॉमन लैंग्वेज में बोले तो आपको किसी भी चीज़ को सड़ा के रखना, दैट इज़ फर्मेंटेशन. जैसे हमारे अचार वगैरह में होता है, हम जितना पुराना अचार होता है उतना अच्छा होता है, दैट इज़ वी आर फर्मेंटिंग पिकल. अब हमारा केचप कैसे बनता है, हम सिंपल टमाटर को लेते हैं और उसको पीस के उसमें डिफरेंट स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स डाल के हम लोग केचप बना लेते हैं. वाइन इज़ मेड फ्रॉम ग्रेप्स, जो कि हम ग्रेप्स को पहले रखते हैं. उसको आपने ये भी सुना होगा कि वाइन जितना पुराना हो उतना अच्छा होता है, उतना स्ट्रॉन्ग होता है. तो दैट इज़ अगेन फर्मेंटेशन. आप फर्मेंटेशन और इन सबको एक तरीके से ही रख सकते हैं कि मतलब जो चीज़ जितना पुराना उतना अच्छा, दैट इज़ अनदर नेम ऑफ फर्मेंटेशन. तो वाइन जितनी पुरानी उतनी अच्छी, मतलब उसमें फर्मेंटेशन हो रहा है. कोको पाउडर में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि मतलब मैंने देखा है खुद कि कोको पाउडर काफ़ी लोगों को लगता है कि आप सिंपल कोको बीन्स लेते हैं और उसको फिर सिंपल ग्राइंड कर देते हैं या पीस देते हैं तो कोको पाउडर बन जाता है. बट दैट इज़ नॉट एक्चुअली ट्रू. हम पहले कोको बीन्स को लेते हैं, उसको क्योंकि वो बहुत हार्ड होते हैं तो हम उसको पहले फर्मेंट करने रखते हैं, जिससे उसका फ्लेवर, उसका जो, जैसे आप कोई भी डार्क चॉकलेट लेंगे या फिर कॉफ़ी लेंगे तो आप एक अलग सा कैफीन, एक मतलब इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है, तो वो ड्यू टू फर्मेंटेशन कोको पाउडर से आता है. नेक्स्ट इज़ मार्मलेड. मार्मलेड क्या होता है, जैसे हम जैम हो गया, जेली हो गया, वैसे ही मार्मलेड होता है. मार्मलेड में हम सिंपल जो हमारी जैसे ऑरेंज हो गया तो उसके जो छिलके हैं उसको छोटा काट के वो डाल देते हैं, विच इज़ ऑफन नोन एज शेड्स ऑफ ऑरेंजेस. या फिर हमने नींबू लिया, लेमन दैट इज़, तो उसका शेड्स ऑफ लेमन उसमें डाल दिया ऐसे करके, तो दैट इज़ ऑल्सो, वो भी इंस्टेंट बन जाता है. देन चीज़ भी हमारा, जैसे हम चीज़ को करने के लिए क्या करते हैं, हमें टाइम लगता है ना. मतलब जैसे अभी हमारा जैसे नॉर्मल घर का चीज़ होता है, पनीर को, हाँ, वन मोर थिंग इज़ कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पनीर एंड चीज़. बट जिससे आपको ईजिली समझ आए, हम यहाँ पे चीज़ और पनीर को अभी के लिए एक मान के चलते हैं. पनीर जैसे हमारे घर का हो गया तो हम तुरंत कभी पनीर नहीं निकल सकता, आपको दूध को पहले रखना होगा, फिर उसके बाद वो फटेगा, फिर उसके बाद पनीर निकल के आता है. वो भी हमें रात को ऐसे पूरा आप कपड़े में बांध के ऐसे रखते हैं तो जाके उसका पानी निकल के आता है, तब जाके वो पनीर आता है. और जो चीज़ होता है, जो प्रोफेशनल चीज़ होता है, जैसे आपने कार्टून्स देखे होंगे, टॉम एंड जेरी देखा होगा, तो उसमें जेरी जैसे स्विस चीज़ के पीछे भागता रहता था, तो दैट इज़ स्विस चीज़.
वो उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, येलो कलर का होता है, तो वो दैट इज़ बेसिकली ड्यू टू फर्मेंटेशन। तो इसके आंसर्स होंगे वाइन, कोको पाउडर, चीज़, B, C and E, दैट इज़ ऑप्शन 2। आई होप आपको आज का वीडियो भी इंटरेस्टिंग लगा होगा, एंड थैंक यू फॉर द कमेंट्स इन द प्रीवियस वीडियो। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट या आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है कोई भी टॉपिक्स रिलेटेड जो अभी तक पढ़ाया गया हो, या फिर आपको कोई स्पेशल एक टॉपिक समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप हमको examination.catalyst@gmail.com पे लिख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे हमारा पेज है एग्जामिनेशन कैटलिस्ट, उस पर आप मेंशन कर सकते हैं। Thank you so much, and if you do like the video, please like, share and comment and subscribe the channel. Thank you.